Hello students, today we will discuss the solutions of NCERT exercises of chapter 5 fundamental unit of life यानी कि सेल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। सो यू शुड डिफ्रेंशिएट द प्लांट सेल विद द एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे मेन जो डिफरेंस है वो आपको पता है, सेल वॉल का डिफरेंस होता है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सबसे आउटर कवरिंग होती है प्लांट सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद भी एक और कवर होता है जो कि हार्ड होता है, रिजिड होता है, थिक होता है, और ये सेल वॉल कहलाता है, जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है, बल्कि एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट अगर हम डिफ्रेंशिएशन का देखें तो मेन पॉइंट है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। इसी तरह से आपके में लिखा हुआ है कि दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में। तो प्लास्टिड ही तीन तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। रोल क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का, ये भी पता है आपको कि फोटोसिंथेसिस के लिए साइट प्रोवाइड करता है। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस प्लांट्स में हो रहा है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है डिफ्रेंशिएशन का, एक आप ये भी कह सकते हैं कि एनिमल सेल जो है वो साइज़ में छोटा होता है, जबकि प्लांट सेल जो है ओवरऑल साइज़ में जनरली बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दे डू नॉट हैव सेंट्रियोल। प्लांट सेल्स डू नॉट हैव सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एक सेल ऑर्गेनेल है जिसका रोल सेल डिवीजन के अंदर होता है। प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, जबकि ये एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन पॉइंट है वैक्यूल। वैक्यूल आप लोग जानते हैं, प्लांट सेल में वैक्यूल कैसी होती है, डायग्राम भी देखा था लास्ट टाइम, काफ़ी बड़ी होती है। करीब 50 to 90% जो एरिया है वो प्लांट सेल का वैक्यूल कवर करती है। यानी कि सेंटर में जो इतनी बड़ी वैक्यूल होगी तो नेचुरली न्यूक्लियस साइड में हो जाता है, तो वैक्यूल काफ़ी बड़ी होती है, सेंटर में होती है। जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल छोटी छोटी बहुत सारी वैक्यूल्स होती हैं। और अब हम वही बात करेंगे न्यूक्लियस की, कि जब वैक्यूल इतनी बड़ी है तो न्यूक्लियस तो साइड में हो गया। तो प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस कैसा होता है, पेरीफेरी पे होता है, साइड में होता है बिल्कुल। जबकि एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, उसमें वैक्यूल छोटी छोटी होती हैं। तो मेन जो बीच में जो मेन पोर्शन है वो सेंटर में न्यूक्लियस कवर कर रहा है। तो न्यूक्लियस प्लांट सेल के अंदर साइड में होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर के अंदर होता है। ठीक है जी, तो ये तो था डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में ब्रीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ इज़ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम ए यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल से कैसे अलग है, डिफरेंट है। तो ये एक टेबल के फॉर्म में भी बता रखा है, आप उस टेबल को भी याद कर सकते हैं जो मैंने नोट्स में दे रखी है, आप जनरली भी लिख सकते हैं। सबसे मेन जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक का प्रोकैरियोटिक सेल का, वो ये है कि न्यूक्लियस इसके अंदर कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये जनरली कैसी होती हैं, छोटी होती हैं साइज़ के अंदर, जबकि यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल की तुलना में बड़ी होती हैं। और उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो है न्यूक्लियर एनवेलप का, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, चारों तरफ मेम्ब्रेन जो है वेल डिफाइंड नहीं होती है न्यूक्लियस के, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को एक नाम भी देते हैं जो वेल डिफाइंड नहीं होता, न्यूक्लियोइड। और यूकैरियोटिक सेल में पूरी तरह से मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है न्यूक्लियस। इसके अलावा सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं, कुछ और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। कौन से सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, जिनकी चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल सभी यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। एक क्रोमोसोम का डिफरेंस होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल जनरली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जनरली, और सिंगल क्रोमोसोम इनके अंदर पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मोर देन वन क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये बेसिक 3 या 4 पॉइंट्स हैं डिफरेंस के, जिन्हें आप टेबल की फॉर्म में भी याद कर सकते हैं।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो क्या होगा। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है। होम्योस्टेसिस समझ रहे हैं ना, जो सेल के बाहर और अंदर केमिकल का जो कंपोजिशन है उसको मेंटेन करती है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इफ इट रप्चर्स और ब्रेक डाउन द कांस्टेंट इंटरनल केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल विल बी लॉस्ट, यानी कि केमिकल कंपोजिशन जो है ये होम्योस्टेसिस से ये डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल अंदर से बाहर आना जाना शुरू हो जाएगा जब मेम्ब्रेन टूट जाएगी। तो ये रिजल्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ ए सेल इफ देयर वाज नो गोल्जी एपरेटस। अगर गोल्जी एपरेटस नहीं होता किसी सेल के अंदर तो क्या होता। क्या फंक्शन है गोल्जी एपरेटस का। स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, यही फंक्शन होता है। भी पैकेजिंग करता है, स्टोर करता करके रखता है सेल के अंदर के जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और उनको स्टोर करने के बाद जब ज़रूरत पड़ती है पैकेजिंग करके रखता है, ज़रूरत पड़ती है रिलीज़ कर देता है। लेकिन अगर गोल्जी ऑपरेटस नहीं होता तो क्या होता। तो स्टोरेज नहीं होता, पैकेजिंग नहीं होती, लाइसोसोम भी इससे बन रहा है। गोल्जी ऑपरेटस से एक काम और होता है, लाइसोसोम भी बनता है, वो भी नहीं बन पाता। ठीक है ना। तो जो बेसिक एक तरीके से मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं ना सेल के वो रुक जाते, वो डिस्टर्ब हो जाते गोल्जी ऑपरेटस के ना होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। वाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर एटीपी फॉर्मेशन होता है। जो एटीपी बन रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होके रह रहा है। एटीपी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसके बारे में बताया था मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते समय। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट मॉलिक्यूल इसका नाम है। एटीपी मॉलिक्यूल बनकर स्टोर होके माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है और जब सेल को ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की तो ये रिलीज़ करता जाता है एटीपी की फॉर्म में एनर्जी और सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। आप लोगों को एक चीज़ पता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम बोलते हैं किससे मिलकर बनी हुई होती है। लिपिड से और प्रोटीन से। 11th क्लास में जब आप बायो लेंगे तो उसके अंदर इसका पूरा डिटेल में सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो देखा हुआ है। तो उसमें आप देखेंगे कि ये किससे बनी हुई होती है, लिपिड और प्रोटीन नाम के बायोमोलिक्यूल से बनी हुई होती है। तो ये कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, यानी कि लिपिड और प्रोटीन बनता कहाँ पर है जिससे सेल मेम्ब्रेन बन रही है। SER सेल ऑर्गेनेल जब आपने पढ़ा है तो आपने एक नाम सुना है SER। SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किसको मैन्युफैक्चर करता है, लिपिड फैट वगैरह को, उनको बना रहा है। और जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर आपको पता है कि छोटी छोटी ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं जिन्हें राइबोसोम्स बोलते हैं। तो ये राइबोसोम किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। यानी कि एक तरीके से साइट होता है राइबोसोम जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। तो लिपिड बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जबकि प्रोटीन जो है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। नेक्स्ट है आपका हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है। ठीक है ना। अमीबा टेक इट्स फूड बाय द सेल मेम्ब्रेन विच फॉर्म्स द फूड वैक्यूल। कैसे फूड वैक्यूल बन रही है, कैसे वो अपना फूड को इनटेक कर रहा है। तो प्रोसेस होती है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर वो कैसे आ रहा है, कैसे आता है ये मॉलिक्यूल सेल के अंदर। ये प्रोसेस कहलाती है इंजेक्शन ऑफ फूड मटेरियल। इसमें क्या होगा कि ये अमीबा सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आप बाहर की तरफ इसका जो स्ट्रक्चर है ये स्यूडोपोडिया कहलाता है। पॉड लाइक पैर जैसा जो स्ट्रक्चर ये बना लेता है एकदम से, फूड जैसे ही पास आता है ये पैर जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, डायग्राम में आपको दिख रहा है। और ये धीरे धीरे फूड को कवर कर लेगा तो एक हॉलो स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे फूड वैक्यूल बोलते हैं। और ये फूड वैक्यूल धीरे धीरे क्या होता है कि ये फूड जो है सेल मेम्ब्रेन से वैक्यूल के अंदर डाइजेस्ट होता है, छोटे टुकड़ों में टूटता है और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अमीबा के अंदर चला जाता है। इसे एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ये प्रोसेस है अमीबा का फूड इनटेक करने का प्रोसेस। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है
आपका व्हाट इज ऑस्मोसिस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों प्रोसेस आपको बताई थी स्टार्टिंग में। ऑस्मोसिस क्या होता है? सेम वही, एक ही चीज़ याद रखनी है, फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस किस केस में हम वर्ड यूज़ करते हैं? व्हेन द मूवमेंट ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल, यानी कि जब मूवमेंट वाटर की हो रही है तो हम ऑस्मोसिस वर्ड यूज़ करते हैं। तो एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन है, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। यानी कि सेल, मान लीजिए एक सेल है, सेल के बाहर हायर कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर कम कंसंट्रेशन है, तो बेसिकली फ्लो किस तरफ होगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर, यानी कि बाहर से अब अंदर की तरफ हो जाएगा। जिस तरफ भी, अंदर या बाहर, जहाँ भी हायर वाटर कंसंट्रेशन होगी वहाँ से सेल की मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का फ्लो हो रहा है और लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, ये प्रोसेस कहलाता है ऑस्मोसिस। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपके ये क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस कर ली हैं, और रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे। सो द चैप्टर इज़ कंप्लीटेड नाउ।